ये औरत सत्ता के लिए इतनी ज्यादा लालची थी कि राजा के सिंहासन में बैठने के लिए इसने अपने सगे भाई के साथ ही शादी कर लिया। बस एक ही नहीं, बैक टू बैक 2 भाइयों के साथ इसने शादी किया है। इसके अलावा अपने हुस्न से सभी पुरुषों को सम्मोहित करने का क्षमता रखती थी ये औरत। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन मिस्र में लगातार 21 साल से भी ज्यादा समय राज करने वाली रानी क्लियोपेट्रा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लियोपेट्रा के बचपन से, और अंत में हम ये देखने वाले हैं कि इजिप्ट के इतिहास में इतनी प्रभावशाली रानी बनने के बाद भी क्यों 39 ईयर के एज में क्लियोपेट्रा ने खुदकुशी कर लिया था। क्लियोपेट्रा के पिता टोलेमी 12 इजिप्ट के राजा यानी फेरो थे। क्लियोपेट्रा टोलेमी 12 की 7वीं बेटी थी, यानी क्लियोपेट्रा सिर्फ क्लियोपेट्रा नहीं, उनका पूरा नाम था क्लियोपेट्रा द 7। बचपन से ही क्लियोपेट्रा के तेज को देखते हुए टोलेमी द 12 ने महज 14 साल के उम्र में ही क्लियोपेट्रा को अपने साथ राजगद्दी पे बिठा दिया। लेकिन क्लियोपेट्रा के रानी बनते ही कुछ सालों के अंदर टोलेमी द 12 यानी क्लियोपेट्रा के पिता का देहांत हो गया। अब वसीयत के अनुसार 18 साल की क्लियोपेट्रा 7 और 10 साल का टोलेमी द 13 दोनों को एक साथ मिलके इजिप्ट के राजगद्दी को संभालना था। लेकिन इजिप्ट के प्रजाओं को ये बात कतई मंजूर नहीं था कि कोई लड़की राजा बन के इजिप्ट के लोगों के ऊपर अपना शासन चलाएगी, और महज जनता के इसी गुस्से के वजह से क्लियोपेट्रा 7 को राजगद्दी छोड़ के इजिप्ट से भागना पड़ा। इजिप्ट से भाग के क्लियोपेट्रा द 7 पहुंचती है मिस्र के दुश्मन देश सीरिया पे। उस समय सीरिया में रोमन एम्पायर का राज था और उनके राजा थे जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के नाक के नीचे ही क्लियोपेट्रा ने सीरिया के लोगों को लेके अपना अलग ही एक प्रजाओं का दल बना लिया। लेकिन फिर भी अब तक क्लियोपेट्रा का दल उतना मजबूत नहीं हो पा रहा था। अब क्लियोपेट्रा को मिस्र के अपने राजगद्दी को वापस हासिल करने के लिए किसी शक्तिशाली राजा के मदद का जरूरत था। इसी वजह से क्लियोपेट्रा और उसका एक वफादार आदमी शाही कालीन बेचने के बहाने से जूलियस सीजर के कमरे में घुस जाता है। उस शाही कालीन के अंदर छुपी होती है क्लियोपेट्रा। जैसे ही वो कालीन बेचने वाला कालीन को खोलता है, कालीन के अंदर से क्लियोपेट्रा बाहर निकल आती है। 21 साल के जवान क्लियोपेट्रा को देखते हुए बुजुर्ग जूलियस सीजर उस पे फिदा हो जाता है। देखते ही देखते जूलियस पूरी तरीके से क्लियोपेट्रा के वश में आ जाता है। अब जूलियस सीजर के मदद से क्लियोपेट्रा अपने भाई टोलेमी द 13 को मार के इजिप्ट के राजगद्दी को वापस अपने पास हासिल कर लेती है। लेकिन प्राचीन मिस्र के नियम के अनुसार राजा के अलावा रानी अकेले राजगद्दी को नहीं संभाल सकती। इसी वजह से क्लियोपेट्रा अपने छोटे भाई टोलेमी द 14 के साथ शादी कर लेती है। टोलेमी द 14 उस समय महज 14 साल का ही था। अब ऑफिशियली क्लियोपेट्रा इजिप्ट के ऊपर अपना शासन चला सकती थी। रानी बनने के बाद भी अपने दुश्मन देश सीरिया के राजा जूलियस सीजर का मिस्र में आना जाना चलता ही रहता था। इससे कुछ सालों बाद क्लियोपेट्रा को एक बेटा हुआ और उस बेटे का नाम दिया था क्लियोपेट्रा ने टोलेमी सीजर। लेकिन इस पूरे स्टोरी में ट्रेजेडी तब दिखाई दिया जब अपने दुश्मन के हाथों जूलियस सीजर का मर्डर हो गया। अब क्लियोपेट्रा अपना सपोर्ट पूरी तरीके से खो बैठी थी। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए क्लियोपेट्रा को यह एहसास हो गया था कि उसके छोटे भाई यानी टोलेमी द 14 किसी भी मोमेंट पे क्लियोपेट्रा को वापस से राजगद्दी से हटा सकता है, और इसी वजह से क्लियोपेट्रा ने अपने भाई टोलेमी द 14 का भी मर्डर करवा दिया। लेकिन अब भी राजा के बिना तो राजगद्दी संभाला नहीं जा सकता था। इसी वजह से क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे से बेटे टोलेमी सीजर को मिस्र का राजा बना दिया। जिस वक्त टोलेमी सीजर राजा बना था तब वो सिर्फ 3 साल का ही था। अभी भी सिंहासन का सारा दारोमदार क्लियोपेट्रा के हाथ में ही था। लेकिन किसी पावरफुल राजा के बिना क्लियोपेट्रा को यह डर था कि कोई दुश्मन राजा आके क्लियोपेट्रा के साम्राज्य के ऊपर हमला ना कर दे, या फिर खुद के ही परिवार से कोई राजगद्दी के लालच में आके क्लियोपेट्रा का मर्डर न कर दे। इसी वजह से क्लियोपेट्रा फिर से पहुंची रोमन एम्पायर पे, वहाँ के राजा मार्क एंटोनी के पास। क्लियोपेट्रा हीरे जवाहरात में सज के मार्क एंटोनी के पास पहुंची। क्लियोपेट्रा मार्क एंटोनी के साथ पूरी तरीके से ग्रीक लव गॉडेस के लिबास में पहुंची थी। क्लियोपेट्रा वहाँ पे पहुंच के मार्क एंटोनी को डिनर के लिए इन्विटेशन देती है। लेकिन इन्विटेशन से पहले ही क्लियोपेट्रा को देखते ही मार्क क्लियोपेट्रा के ऊपर पूरी तरीके से फिदा हो गया था। इसी कारण से शादीशुदा होने के बावजूद मार्क एंटोनी क्लियोपेट्रा से फिर से शादी करता है। महज इसी बीच क्लियोपेट्रा और मार्क के 3 बच्चे हुए। लेकिन इसी बात पे मार्क एंटोनी के दूसरे पत्नी के भाई ऑक्टाविया को आया गुस्सा, और उसने रोम एंड मिस्र दोनों पे हमला कर दिया। इस जंग में ऑक्टाविया अकेले दोनों के ऊपर डोमिनेट तो कर रहा था, लेकिन इसने जंग के बीच में ये झूठा अफवाह फैलाया कि जंग के दौरान ही क्लियोपेट्रा गुजर चुकी है। अब इसी बात को सच मानते हुए क्लियोपेट्रा का प्रेमी यानी किंग मार्क एंटोनी सदमे में आ जाता है और अपने हाथ में रखे हुए चाकू के मदद से खुद को ही जख्मी करके मार देता है। लेकिन क्लियोपेट्रा अभी भी जिंदा थी। जब क्लियोपेट्रा तक ये बात पहुंचता है कि
मार्क एंटोनी अब नहीं रहा तब क्लियोपेट्रा जहर निगल के अपना जान खुद दे देती है। जब क्लियोपेट्रा का देहांत होता है तब वो महज 39 ईयर की थी और अपने शातिर दिमाग के वजह से क्लियोपेट्रा ने मिस्र की प्रजाओं के ऊपर लगातार 21 साल तक राज किया है। लेकिन अंत में पेयर के वजह से रोमन एम्पायर की सबसे मोस्ट पावरफुल रानी क्लियोपेट्रा का साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर गया। लेकिन पेयर और जंग में सब जायज होता है और इस चीज का प्रूफ हम क्लियोपेट्रा के केस में भी देख सकते हैं।